अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं माजिद हुसैन और आप देख रहे हैं नॉवेल्स बाय माजिद। आज हम शुरू कर रहे हैं ईमान फातिमा के नावल कल्ब का पहला हिस्सा। ये कहानी सिर्फ मोहब्बत नहीं, ये खोने और पाने, सब्र और इंतकाम और इस सफ़र की कहानी है जो इंसान के दिल को बदल देता है। आज की किस्म में किरदारों का तारुफ, छुपे हुए राज और वो लम्हे शामिल हैं जो आपको हैरान कर देंगे। आइए आगाज़ करते हैं। कल्ब का सफ़र अब शुरू होता है। और उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को लाइक कर दें। चलते हैं नॉवल की तरफ। क्या तुमने वो आवाज़ सुनी? वो आवाज़, वो आवाज़ जो तुम्हें पुकार रही है। गौर से सुनो। हाँ, ये वही आवाज़ है। वो तुम्हें पुकार रही है, वापस बुला रही है। लौट आओ, लौट आओ। क्या तुमने इसे पहचाना? ये तुम्हारे कल्ब की आवाज़ है। क्या तुमने सुनी? वो सड़क बिल्कुल सुनसान थी। दूर दूर तक किसी ज़रू का नामो निशान नहीं था। रात की स्याही में बादल गरजने की आवाज़ माहौल को और हैबतनाक बना रही थी। बारिश जोर और शोर से बरस रही थी, जैसे हर शय को अपने साथ डबोकर ले जाएगी। लोग डरे सहमे घरों में छुपे बैठे थे। ऐसा लगता था किसी पल आसमान से बिजली सीधा इनके सरों पर आ गिरेगी। ऐसे में अगर तुम गौर से देखो तो तुम्हें स्ट्रीट पोल्स की रोशनी में वो नजर आएंगे। बाइक पर सवार दो लड़के, वो आपस में किसी बात पर बहस कर रहे थे। यहाँ से इनकी आवाज़ मदम सुनाई दे रही थी। इसीलिए तुम अगर ज़रा करीब जाकर सुनो तो तुम सुनोगे। किसने कहा था इतनी तेज़ बारिश में बाहर खाना खाने का प्लान बना? खुद तो तू आया, साथ में मुझे भी फंसा दिया। बाइक चलाने वाला लड़का बहुत गुस्से में लग रहा था। और तुझे किसने कहा अपना फ़ोन घर भूला? अभी फ़ोन होता तो कम से कम कैब बुला लेते। इतनी बारिश में इस बाइक पर तो घर न जाना पड़ता। पीछे बैठा लड़का इसे खरी खरी सुनाने के मूड में था। वो दोनों मुकम्मल भीग चुके थे। इतनी ही फिक्र थी तो अपना फ़ोन ले आते। अब गुस्से में और भी कुछ बुड़बुड़ा रहा था। अच्छा चल छोड़ना, मेरी अम्मा कहती है हर काम में अल्लाह की कोई ना कोई बेहतरी होती है। शायद हमारे लिए इसमें कोई बेहतरी हो। हाँ बिल्कुल, इस सुनसान सड़क पर तो हमें कारून का खजाना मिल जाएगा ना। सब तेरी वजह से। अभी वो कुछ और कहता मगर पीछे लड़के ने जोर जोर से इसके कंधे पर हाथ मारना शुरू कर दिया था। ओए 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 ओए, रुक रुक, वो देख। वो इस सामने की तरफ कुछ इशारा कर रहा था। सड़क किनारे एक गाड़ी उल्टी पड़ी थी। गाड़ी पूरी तरह से टूट फूट का शिकार थी। इसमें से धुआं निकलकर फिजा में बुलंद हो रहा था। किसी का एक्सीडेंट हो गया है। इसने गाड़ी के पास लाकर बाइक को रोका। अब वहां गाड़ी के आसपास दो वजूद नजर आए। एक गाड़ी के दाएं जानिब जबकि दूसरा बाएं जानिब था। शायद वो गाड़ी से निकलकर वहीं सड़क पर बेहोश हो गए थे। मैं इसे देखता हूँ। पीछे बैठा लड़का फौरन से बाइक से उतरकर दाएं जानिब पड़े वजूद की तरफ दौड़ा था, जबकि दूसरा तेजी से दूसरे वजूद की तरफ लपका था। ये मर गया है, पहले लड़के ने वहां मौजूद वजूद की नब्ज चेक करने के बाद कहा। ये जिंदा है। ये आवाज़ दूसरे लड़के की जानिब से आई थी। इसके सामने लेटा वजूद धीरे धीरे से सांसें ले रहा था, यूं जैसे इसकी सांसें उखड़ रही हों। ये जिंदा है। जल्दी आ, मेरी मदद कर, इसे हॉस्पिटल लेकर चलते हैं। वो अब इसे उठा रहा था। पर इस लाश का क्या करें? पहले लड़के ने पूछा था। वो कभी अपने दोस्त को तो कभी सामने पड़े बेजान वजूद को देख रहा था। हम इन दोनों को इकट्ठा बाइक पर नहीं ले जा सकते। वो तो वैसे भी मर गया है, इसका हम कुछ नहीं कर सकते। मगर इसे तो बचा सकते हैं ना। इसकी बात भी दुरुस्त थी। बाइक पर वो एक साथ वो इन्हें नहीं ही लेकर जा सकते थे। इनके पास इस वक्त फ़ोन भी नहीं था, वरना वो एम्बुलेंस को कॉल कर लेते। तुम ठीक कह रहे हो। वो उठा और इस जख्मी शख्स को उठाकर बाइक की जानिब लेकर जाने लगा। इन दोनों ने मुश्किल से बाइक पर बिठाया और फिर खुद भी बैठ गए। वो जख्मी वजूद अब इन दोनों लड़कों के दरमियान में था। लड़के ने बाइक स्टार्ट की, एक नज़र सड़क पर पड़ी लाश को देखा। काश वो कुछ देर पहले यहाँ पहुंच जाते तो शायद इसे ही बचा लेते, वो सोच रहा था। पर शायद जानता नहीं था जब मौत आती है तो वक्त, जगह कुछ नहीं देखती। इसे बस आना होता है। जल्दी कर, इसका खून काफ़ी बह गया है। पीछे लड़के ने आवाज़ दी तो वो जैसे चौंका था। आखिरी नज़र इस मुर्दा आदमी पर डालकर जिसका पूरा जिस्म खून में लथपथ था, फिर तेज़ी से बाइक आगे को बढ़ा ले गया। इस्लामाबाद के अमीर तरीन इलाके में मौजूद वो महल नुमा बंगला पूरी शान शौकत से खड़ा था। बंगले की दीवारें सफ़ेद थी, चारों अतराफ में वसी लॉन था। हर तरफ स्याह सूट में मलबूस गार्ड का सख्त पहरा था। इधर मौजूद बड़े से पोर्च में दुनिया की महंगी तरीन गाड़ियां खड़ी थी। इस महल की शान शौकत को मज़ीद शानदार बना रही थी। वहां से गुजरता कोई राहगीर ऐसा नहीं था जो दूर तक जाने के बाद इस महल को मुड़ मुड़ कर सताइशी निगाहों से न देखता। ऐसे में इस महल के ऊपरी मंजिल पर आओ तो वो अपने कमरे में ड्रेसिंग मिरर के सामने खड़ा शर्ट के बटन को बंद कर रहा था।
कमरे में मौजूद हर चीज़ बहुत शानदार थी। स्याह फर्नीचर, ग्रे पर्दे, और शीट्स, छत से लटकता फानूस, हर शय बहुत परफेक्ट लगती थी। बेड के सामने वाली दीवार पर बड़ी सी एलईडी लगी हुई थी। दाएं जानिब दीवार पर एक पेंटिंग आवेजा थी। पूरे कमरे में सिर्फ वही एक पेंटिंग नजर आ रही थी। वो भी 2 दिन पहले इसकी माँ फजीला बेगम ने वहां लगवाई थी। इसमें कवल के फूल बहुत खूबसूरती से पेंट किए गए थे। इसे अपने कमरे की दीवारें बिल्कुल खाली पसंद थी, मगर ये पेंटिंग चुना के इसकी माँ ने बहुत खुशी से इधर लगवाई थी, तो इसने कोई एतराज़ नहीं किया था। खैर, इसने तो इन 2 दिनों में बस एक ही नज़र इस पेंटिंग पर डाली थी। कहाँ से आई, किसने बनाई, इसे इन चीज़ों से कोई सरोकार नहीं था। इसे ज़रा फासले पर एक दीवार गिर खड़ी थी, जिससे घर का पिछला हिस्सा वाजे वाजे नजर आता था। वो अब अपने भूरे बालों में ब्रश फेर रहा था। दराज कामत, कसरती जिस्म, खिलती रंगत, उठती मकरूर नाक और चेहरे पर हल्की बड़ी शेव इस पर बहुत जच रही थी। और सबसे काबिल गौर इसकी पुरकशिश नीली आंखें, गहरी समंदर की मानिंद सर्द आंखें। इसे पहले देखने वाला कितनी ही देर इसकी आंखों से नजर नहीं हटा इसे पहली बार देखने वाला कितनी ही देर इसके चेहरे से नजर नहीं हटा पाता था। इसी पल धड़ल्ले से कमरे का दरवाजा खुला। इसने इत्मीनान से ब्रश नीचे रखा। एक ही शख्स था जो बिना दस्तक दिए इसके कमरे में दाखिल हो जाता था। क्या मेरे कमरे में आने से पहले नॉक करने से तुम्हारी उंगलियां टूट जाती हैं आसिफ? वो अपनी भारी गंभीर आवाज में दरवाजे के पास खड़े आसिफ से पूछ रहा था। इसकी आवाज़ ऐसी थी कि कई पहर बैठकर इसे सुनते रहने को जी चाहता था। आसिफ इसे मुकम्मल नज़रअंदाज करता शहद रंग आंखें छोटी किए कमरे में मौजूद वाहिद पेंटिंग को देख रहा था। वाओ, वाओ! वो मुस्कुराता हुआ पेंटिंग गिन जानी पड़ा। अजलान अब्बास के कमरे में पेंटिंग? क्या मैं कोई ख्वाब देख रहा हूँ? ये मोम ने लगवाई है? अजलान ने इसे मजीद कोई भी बात करने का मौका दिए बगैर जल्दी से कहा। ओ, आसिफ ने असर हिलाया। कमरे में सिगरेट और कलोन की मिली जुली खुशबू फैली हुई थी। अजलान ने फ़ोन उठाकर पैंट की जेब में डाला, गाड़ी की चाबी उठाई और इसके सामने आकर खड़ा हो गया। इन दोनों के कद बिल्कुल एक जितने थे, 6 फुट से निकलते हुए। अजलान के भूरे बाल और आंखें नीली थी, जबकि आसिफ के बाल स्याह थे और आंखें शहद रंग की थी। इन दोनों भाइयों की शख्सियत में एक दूसरे से बहुत मुख्तलिफ थी इन दोनों भाइयों की शख्सियत भी एक दूसरे से बहुत मुख्तलिफ थी। अजलान खामोश रहने वाला, जबकि आसिफ की ज़बान एक बार अगर खुल जाती तो दोबारा बंद करना मुश्किल हो जाती थी। अजलान गुस्से का तेज था, जबकि आसिफ को बमुश्किल ही किसी बात पर गुस्सा आता था। चले, या फिर आज घर या फिर आज यहीं पर खड़े रहने का इरादा है? अजलान ने इसके सामने हाथ लहराया। कहाँ जाना है? इसने पेंटिंग से नजर हटाई। आबरू चुकाते इसको देखा था। बख्तावर के जासूस को ठिकाने लगाना है। काफ़ी दिन हो गए हैं इसे हमारी खिदमतें वसूल करते हुए। बख्तावर का नाम सुनकर आसिफ के चेहरे पर कड़वाहट सी फैली थी। ठीक कह रहे हो। इसने इस बात में सर हिलाया और दोनों एक साथ कमरे से निकल गए। ये आखिरी बार था कवल। आइंदा अम्मी की इजाज़त के बगैर मैं तुम्हें आइसक्रीम खिलाने बाहर नहीं लाऊंगा। ये आवाज़ एक 12 साल लड़के की थी जो एक छोटी बच्ची का हाथ पकड़े इसके साथ साथ चल रहा था। बच्ची ने जवाबन गाल फुलाकर इसे देखा और अपनी आइसक्रीम कोन खामोशी से ख़त्म करने लगी। अंदाज ऐसा था जैसे इसकी बात से कोई फ़र्क ही ना पड़ता हो। वो दोनों सड़क किनारे चल रहे थे। वो अपने घर से बस ज़रा ही दूर थे। लड़के ने मुस्कुराते एक नज़र इस फूले गालों वाली लड़की को देखा। इसके बाल पोनी टेल में कैद थे और वो हर चीज़ से बेनियाज बस आइसक्रीम ख़त्म करने के जतन में लगी थी। शाम की स्याही हर सू फैल चुकी थी। शहर के इस इलाके में इस वक्त बहुत कम लोग नज़र आते थे और आज तो ना जाने क्यों इनके अलावा यहाँ कोई दिखाई ही नहीं दे रहा था। कुछ अजीब था, बहुत अजीब। अभी वो चंद कदम ही आगे गए होंगे कि जब अचानक से एक बड़ी सी स्याह गाड़ी इनके सामने आकर रुकी थी। वो दोनों दुबक कर 2 कदम पीछे हटे। गाड़ी के दरवाजे खुले और 4 अफराद तेजी से बाहर निकले। इनके चेहरों पर मास्क लगा हुआ था। ये कौन लोग हैं भाई? बच्ची के हाथ से आइसक्रीम छूटकर नीचे जा गिरी। मुझे नहीं पता कवल। डर के मारे लड़के की आवाज़ कांप रही थी। बच्ची डरी सहमी सी अपने भाई के पीछे छुप गई और इसका बाजू मजबूती से पकड़ लिया। चारों आदमी इनके सर पर आन पहुंचे थे। एक आदमी ने कहीं से गन निकाली और लड़के के सर पर तान ली। ले चलो इसे, वो अपने साथी से कह रहा था। लड़के की आंखें हैरत से फैल गई। इनमें से 2 आदमी आगे बढ़े और इस लड़के को खींचने लगे। ये क्या कर रहे हो? कहाँ ले जा रहे हो मेरे भाई को? छोड़ो इसे, छोड़ो। बच्ची अब अपने भाई को बचाने के लिए इन आदमियों को धकेलने लगी। लड़के का खुद पर इनकी गिरफ्त से छुड़वाने के लिए लड़का भी खुद को इनकी गिरफ्त से छुड़वाने के लिए हाथ पांव मार रहा था। पर इन चारों मजबूत आदमियों के सामने वो 12 साल लड़का और 7 साल लड़की बहुत कमज़ोर थे।
वो चाहने के बावजूद भी कुछ नहीं कर सकते थे। लड़का ज़ोर ज़ोर से चीख मार रहा था। आदमी ने हाथ में पकड़ी गन जोर से इसके सर पर दे मारी। खून का एक फव्वारा इसके सर से निकलता जारी हो गया। वो लड़खड़ाकर ज़मीन पर जा गिरा। भाई, बच्ची ज़ोर से चिल्लाई। वो फौरन अपने भाई की तरफ लपकी, पर इससे पहले कि वो इस तक पहुंचती, वहां खड़े आदमी ने इसका बाजू दबोच लिया था। बच्ची का चेहरा आंसुओं से तर था। आदमी जरा से इसकी तरफ झुका और इसकी आंखों में देखा। मर गया तुम्हारा भाई, सुना तुमने? मर गया। इसने अपने आखिरी अल्फाज पर जोर दिया। बच्ची की आंखें शौक से फैल गई थी और इसी पल आदमी ने इसे जोर से धक्का दिया। इसका सर सड़क पर जा लगा। इस लड़के को गाड़ी में डालो। अब एक आदमी लड़के को उठाकर गाड़ी में डाल रहा था। बच्ची की आंखें आहिस्ता आहिस्ता बंद हो रही थी। वो इसके भाई को ले जा रहे थे इससे दूर, और वो कुछ नहीं कर पा रही थी। वो बहुत बेबस थी। इसने धुंधलाती बसारत में जो आखिरी मंजर देखा, वो इनमें से एक आदमी के हाथ पर बना कोई निशान था, एक अजीब किस्म का निशान। वो भी इसे साफ दिखाई नहीं दिया था। इसने उठने की कोशिश की मगर जिस्म ने साथ नहीं दिया। गाड़ी अब स्टार्ट होकर इनसे दूर जा रही थी। छोड़ दो मेरे भाई को, इसे वापस कर दो प्लीज़, इसे छोड़ दो प्लीज़। वो रो रही थी, चीख रही थी। अचानक से इसे अपने सर पर किसी का हाथ महसूस हुआ। जोया, जोया क्या हुआ मेरी बच्ची? इसकी समात में अपनी माँ की आवाज़ गूंजी तो एक झटके से इसकी आँख खुल गई। इसने आसपास देखा, वो अपने कमरे में थी। खतीजा बेगम इसके सिरहाने खड़ी परेशानी से इसे देख रही थी। वो एक झटके से उठी और इनके सीने से लिपट कर रोने लगी। इसका पूरा जिस्म पसीने से शराबूर हो गया था। ये ख्वाब आखिर मेरा पीछा क्यों नहीं छोड़ देते अम्मा? इसकी आंखों से आंसू निकल रहे थे। तुम वह सब भूल क्यों नहीं जाती जोया? इस बात को 16 साल गुजर गए हैं। अब इसे भूल जाओ। वो धीरे धीरे इसके बालों को सहला रही थी। मैं कैसे भूल जाऊं? वो इसे ले गए मेरी आंखों के सामने और मैं कुछ भी नहीं कर पाई। खतीजा ने गहरी सांस ली। इनके लिए ये सब नया नहीं था। वो पिछले 16 सालों से ये सब सुनती आई थी। जोया अक्सर इस तरह से होते जोर जोरों से चीखने लगती। इस वाक़े ने इस पर बहुत गहरा असर डाला था और वो ये सब भूल नहीं पा रही थी। जो बातें दिल को तकलीफ दें, इन्हें भूल जाने में ही बेहतरी है। इन्होंने जोया के चेहरे पर आंसू साफ किए थे। अब रोना बंद करो, फजर की नमाज का वक्त हो गया है। उठो, वजू करके आओ, फिर नमाज भी पढ़नी है। वो कहते हुए उठ गई। जोया ने गहरी सांस लेकर खुद को नॉर्मल किया और फिर वजू करने चली गई। वो कोई अपार्टमेंट था जिसके एक कमरे में वो शख्स औंधे मुंह गिरा पड़ा था। छत के ऐन वसत में एक बल्ब लटक रहा था जिसकी रोशनी वहां खड़े दो नफूस के चेहरे पर पड़ रही थी। वह आदमी इसके सर पर खड़े थे। दोनों के चेहरे पर बेजारी थी, जैसे इन्हें ज़बरदस्ती यहाँ लाकर खड़ा कर दिया गया हो। दफतन आसिफ नीचे को झुका और नीचे पड़े आदमी को शर्ट के कॉलर से पकड़कर सीधा किया। आदमी की नाक और मुंह से खून बह रहा था। मुझे जाने दो, मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगा। आइंदा कभी मैं तुम लोगों के सामने भी नहीं आऊँगा। बस मुझे छोड़ दो प्लीज़। वो गिड़गिड़ा रहा था। आसिफ के चेहरे के जाविये मजीद बिगड़े थे। इसके पीछे खड़े अजलान तेजी से आगे आया और आदमी के बालों को पकड़कर इसका चेहरा अपनी तरफ किया। अपने मालिक से कहना ये जासूस भेजने का तरीका अब पुराना हो चुका है। अगर मुझसे मुकाबला करना है तो मर्द की तरह करे, ये बुज़दिलों की तरह पीठ पीछे वार करना छोड़ दे। अजलान ने गुस्से भरे आवाज़ में कहते एक झटके से इसके बाल अपने हाथ से आज़ाद किए थे। दफ़ा हो जाओ यहाँ से। इसने हाथ झाड़ते हुए दरवाजे की जानिब देखा। आदमी ने बेयकीनी से इन दोनों को देखा, जैसे अपनी समातों पर यकीन नहीं आया हो। वो पिछले 1 माह से यहाँ बंद था और आज कितनी आसानी से वो इसे जाने दे रहे थे। जाओ, इससे पहले कि मैं अपना इरादा बदल दूँ। अजलान की आवाज़ में वार्निंग थी। आदमी एक भी लम्हा ज़ाया किए बगैर उठा और दरवाजे की तरफ दौड़ा था। कमरे का दरवाज़ा पहले से ही खुला था, मगर इससे पहले कि वो एक कदम भी दरवाजे की आगे बढ़ा था, इसे अपने बाएं कंधे पर किसी ज़ोरदार चीज़ के लगने का एहसास हुआ। इसके मुंह से एकदम कराह निकली। दर्द की शदीद लहर कंधे में सरायत कर गई। अपने कंधे पर हाथ रखा तो इसका हाथ खून से भर गया। इसके कंधे में गोली लगी थी। इसने खौफनाक निगाहों से मुड़कर देखा। अजलान के हाथ में गन थी। आसिफ इसके साथ दोनों बाजू सीने पर लपेटे इत्मीनान से खड़ा था। अब एक माह तक हमारे मेहमान रहो। अब 1 माह तक हमारे मेहमान रहे हो। जाते हुए खाली हाथ तो नहीं भेज सकते ना तुम्हें। आसिफ ने मुस्कुराते कहा था। यकीनन वो बहुत अच्छा मेज़बान था। सामने खड़े आदमी ने थूक निकला और जख्मी कंधे के साथ बाहर को भाग गया। अजलान और आसिफ इत्मीनान से अपनी जगह पर खड़े रहे थे। ये आखिरी नहीं था। आसिफ की आवाज़ अब संजीदा थी। वो ऐसे और भी कई जासूस हम पर नज़र रखने के लिए भेजेगा। भेजने दो। वो जितने भी जासूस भेजेगा सबका यही अंजाम होगा।
वो अब कमरे से बाहर निकल आए थे। इसके कमरे के अलावा बाकी का सारा अपार्टमेंट बहुत शानदार था। वहाँ 2 कमरे, किचन, एक टीवी लॉन्च था। अपार्टमेंट का दाखिली दरवाज़ा खुला था, मतलब वो आदमी बाहर जा चुका था। अज़लान धप से लॉन्च में पड़े सोफे पर बैठ गया। अपार्टमेंट में ज़रूरत की हर शय मौजूद थी, मगर इनके मेहमान के लिए नहीं, इनके अपने लिए। बख्तावर के हर जासूस को वो मेहमान कहते थे, और जब वो मेहमान इनके हत्थे चढ़ता था तो वो यहाँ लाकर इसकी खूब मेहमान नवाजी करते थे। चाय पियोगे? आसिफ ने किचन की जानिब जाते पूछा था। अज़लान ने नफ़ी में सिर हिलाया। चाय को रहने दो, पहले जो फर्श पर खून गिरा है इसे साफ करो। अज़लान की आवाज़ पर किचन की जानिब जाते आसिफ के कदम को ब्रेक लगी थी। इसने मुड़कर अज़लान को देखा और फिर फर्श को देखा, जहाँ इस आदमी के कंधे से निकलने वाले खून के छींटे गिरे पड़े थे। एक्सक्यूज़ मी, गन चलाने वाले तुम थे, मैं नहीं, इसलिए ये सब तुम साफ करोगे। आसिफ ने फर्श की जानिब इशारा किया था। अज़लान ने गर्दन खुजाई थी। देखो, अभी मुझे ना ज़रा थकावट महसूस हो रही है, इस बार साफ कर दो, अगली बार मैं कर दूंगा। बहुत खुले दिल से इसने पेशकश की थी। आसिफ ने गहरा सांस लिया। ये आखिरी बार है, इसके बाद से हर बार तुम ही यह काम करोगे। हतमी अंदाज में कहता किचन की जानिब बढ़ने लगा जब अज़लान की आवाज़ आई। ये सब साफ कर लेना, ये सब साफ कर लेना तो मुझे चाय भी पिला देना। आसिफ के तो गोया तन बदन में आग ही लग गई। खा जाने वाली नज़रों से अज़लान को घूरने लगा। कहो तो जहर ला दूं? अज़लान ने सरेंडर करने वाले अंदाज में दोनों हाथ खड़े किए थे। आसिफ कहता हुआ किचन में गायब हो गया था। अज़लान के चेहरे पर बेसाख्ता मुस्कुराहट फैली थी। बख्तावर उस्मान अपने बंगले की सीढ़ियाँ उतरता दिखाई दे रहा था। ब्लैक 3 पीस सूट में मलबूस, स्याह बाल जल से सेट किए, दराज कद, कुल खिलती गंदमी रंगत और भूरी संजीदा आंखें लिए वो फ़ोन स्क्रीन पर कुछ टाइप करता बाहर पोर्च तक आया था। एक गार्ड तेजी से इसे के पास दौड़ता हुआ आया और धीरे से इसे कुछ बताने लगा। इसकी भूरी आंखें हैरत से फैली थी, चेहरे के गिर्द सख्ती दर आई थी। इसने गार्ड को कुछ इशारा किया, हाथ में पकड़ा फ़ोन कोट की जेब में डाल दिया। इसका बंगला बहुत शानदार था। चारों अतराफ में वसी लॉन था, जिसके आसपास बड़ी बड़ी दीवारें थी। कुछ ही सेकंड्स में गार्ड वापस लौटा। अब की बार इसके साथ वही जासूस था। इसके कंधे पर पट्टी लगी थी। जासूस फौरन घुटनों के बल इसके सामने बैठ गया और अपने हाथ जोड़ दिए। मुझे माफ़ कर दे बॉस, मैं नहीं जानता इन्हें मेरे बारे में कैसे पता चला। मैंने इन्हें कुछ नहीं बताया, मेरा यकीन करे, मुझे माफ़ कर दे। वो खौफ से कांप रहा था, शायद इसे अपने अंजाम का पता था। खड़े हो जाओ। बख्तावर की आंखों में गुस्सा उतरा था। जासूस जल्दी से सर झुकाए खड़ा हुआ था। ये तोहफा लाए हो वहाँ से? वो इसके कंधे पर लगी पट्टी को देख रहा था। बॉस, मुझे माफ़ कर दें। इसके अगले अल्फाज मुंह में ही दम तोड़ गए, क्योंकि बख्तावर ने इसका जख्मी कंधा पकड़कर जोर से दबा दिया। दर्द की शिद्दत से आदमी ने मुठियां भींच ली। वो घुटनों के बल जमीन पर बैठता ही चला गया। बख्तावर 2 कदम पीछे हटा, गन निकाली और एक साथ 3 गोलियां इसके सीने में उतार दी। नफरत है मुझे तुम जैसे बुज़दिल इंसानों से। आदमी अब बेजान हो गया था। आसपास खून ही खून फैल गया था। ले जाओ इसे यहाँ से। बख्तावर इसकी लाश को ठोकर मारता अपनी गाड़ी की जानिब बढ़ गया था। गाड़ी के पास खड़े गार्ड्स ने तेजी से इसके लिए दरवाज़ा खोला था। तुमने बताया नहीं आंटी को मेरी बनाई पेंटिंग पसंद आई कि नहीं? वो यूनिवर्सिटी की कैंटीन में अपनी दोस्त मेहरीन के साथ बैठी इससे पूछ रही थी। आसपास और भी बहुत से स्टूडेंट बैठे थे, अपनी अपनी बातों में मगन थे। हाँ जोया, मॉम को तुम्हारी पेंटिंग बहुत पसंद आई थी, और तुम्हें पता है इन्होंने वो पेंटिंग भाई के कमरे में लगवा दी है। मेहरीन ने मुस्कुराते हुए बताया था। जोया हल्का सा मुस्कुराई, फिर सामने रखे चिप्स की प्लेट में से चिप्स उठाकर खाने लगी। वैसे मुझे ये बात बताओ, तुम मेरे घर कब आओगी? तुम्हारे घर? जोया के अब्रू ताज्जुब से फैले थे। हाँ भाई, 2 साल हो गए हैं हमारी दोस्ती को, और तुम एक बार भी मेरे घर नहीं आई। महरीन ने मसनूई खफगी जाहिर की थी। यार मैं तुम्हारे घर आकर क्या करूँगी? आंटी से तो वैसे हर हफ्ते यूनिवर्सिटी में ही मुलाकात हो जाती है। मैं तुम्हें अपने बाकी घर वालों से भी मिलवाना चाहती हूँ, प्लीज़ मान जाओ ना, प्लीज़। इसने अब जोया का हाथ पकड़ लिया था। जोया ने गहरी सांस ली। ठीक है, कल हम यूनिवर्सिटी से ऑफ होगा तो ऐसा करते हैं, मैं कल ही तुम्हारे घर आ जाऊंगी। जोया सोच सोच कर बोलने लगी। सच में? महरीन बेयकीन थी। हाँ हाँ, सच कह रही हूँ, जोया ने हंसते हुए कहा था। महरीन का चेहरा खुशी से खिल उठा था। कुछ ही देर के बाद वो दोनों एक साथ कैंटीन से बाहर निकल रही थी जब अचानक से महरीन को कुछ याद आया। ये बताओ, आजकल तुम्हारे सुबहान भाई क्या कर रहे हैं? इसकी आवाज़ में शरारत थी। मेरे सुबहान भाई? जोया ने भाई लफ्ज़ पर जोर दिया था। अच्छा अच्छा, तुम्हारे और मेरे सुबहान भाई, अब ठीक है। जोया बरसर झटक कर रह गई थी। मैरिन के बस में होता तो सुबहान को किसी तरह इसका भाई ही बना देती।
वैसे ज़ोया, सच बताऊं तो कभी कभी मेरा दिल चाहता है मैं खुद तुम्हारी मॉम के पास जाऊं और इन्हें सुबहान भाई से तुम्हारी मंगनी तोड़ने का कह दूं। वो तुम्हें बिल्कुल भी डिजर्व नहीं करते। महरीन का लहजा अब संजीदा हो गया था। ज़ोया बस खामोशी से इसके साथ चल रही थी। महरीन की ये बातें 2 साल से सुन सुनकर अभी से हिफ्स हो चुकी थी। तो मुझे ये बताओ, मैं कल किसी टाइम तुम्हारे घर आऊं? तो मुझे ये बताओ मैं कल किस टाइम तुम्हारे घर आऊं? जोया सुबहान वाले टॉपिक पर अब मजीद बात नहीं करना चाहती थी, सो इसने बात बदलने के लिए पूछा। जब भी तुम्हारा दिल चाहे आ जाना, ठीक है? फिर मैं शाम को आ जाऊंगी। अगले दिन जोया अपने घर में खड़ी महरीन के घर जाने की तैयारी कर रही थी। इसने जामनी रंग का ट्राउज़र और लॉन्ग शर्ट जेब तन कर रखी थी। स्याह बाल ऊंची पोनीटेल में बंधे थे। सफ़ेद रंगत मखमल जैसी जिल्द और शहद रंग आंखें मेकअप के बगैर बहुत हसीन लगती थी। इसने जल्दी जल्दी जूता पहना, दुपट्टा सराहीदार गर्दन में डाल दिया और अपना फ़ोन और पर्स उठाया। एक नज़र खुद को आईने में देखा और घर से बाहर निकल आई। महरीन को किताबें पढ़ना बहुत पसंद था, तो इसने सोचा पहले वो इसके लिए किताब खरीदेगी और किसी बुक शॉप पर जाएगी। वो पहले ही लेट हो रही थी। बाहर लॉन्च में आई तो खतीजा सामने सोफे पर बैठी चाय पी रही थी। अम्मा, मैं अब जा रही हूँ, अंधेरा होने से पहले वापस आ जाऊंगी। जोया इनकी तरफ आई थी और अपने बाजू इनके गिर्द फैलाए। भतीजा ने हाथ में पकड़ा कप सामने टेबल पर रखा। ठीक है, ध्यान से जाना, मैंने तो कहा भी था सुबहान से कहो, वो तुम्हें छोड़ आएगा। आप फिक्र मत करें, मैं चली जाऊंगी। वो सीधी होती मुस्कुराई थी। सुबहान से किसी भी किस्म का फेवर लेने के हक में वो बिल्कुल भी नहीं थी। वो इन्हें खुदा हाफिज कहती बाहर निकल आई। अभी इसने गेट अबूर ही किया था कि सामने से जुबान की गाड़ी आती दिखाई दी। इसके कदमों को वहीं ब्रेक लग गई। उफ, ये इस वक्त यहाँ क्या कर रहा था? या अल्लाह प्लीज़, इस टाइम में इसकी बातें नहीं सुन सकती। बुड़बुड़ाते हुए आंखें मीच कर खोली थी। सुबहान की कार इसके सामने आकर रुकी। दरवाज़ा खुला और सुबहान बाहर निकला। वो जोया से 3 साल बड़ा था। 6 फुट, शक्ल सूरत में नॉर्मल सा। तुम कहीं जा रही हो? सर से पैरों तक इसका जायजा लिया। हाँ, एक फ्रेंड से मिलने जाना है। वो जबरन मुस्कुराई। ओ, सुबहान को जैसे मायूसी हुई। मैं तो तुमसे मिलने आया था, पर कोई बात नहीं, आओ मैं तुम्हें ड्रॉप कर देता हूँ। इसने अपनी गाड़ी की जानिब इशारा किया। नहीं, इसकी ज़रूरत नहीं है, मैंने कैब बुलवा ली थी। जोया ने वहाँ खड़ी कैब की तरफ इशारा किया। मैं चलती हूँ, मुझे देर हो रही है। वो इसको कोई भी जवाब देने का मौका दिए बगैर कैब की तरफ बढ़ने लगी। सुबहान सर झटकता खतीजा से मिलने घर के अंदर चला गया। अरे यार, एक तो मेहरू ने सुबह से कॉल कर करके मेरा सर खा लिया है। आसिफ अपने फ़ोन की तरफ देख कर बोला, जिस पर महरीन की कॉलें आ रही थी। वो और अजलान इस वक्त ऑफिस से घर जा रहे थे। अजलान ड्राइविंग कर रहा था और आसिफ साथ वाली सीट पर बैठा अपने फ़ोन को घूर रहा था। गाड़ी सड़क पर गाड़ी सड़क पर रवां दवां थी। पता नहीं ऐसी कौन सी दोस्त है जिसे मिलवाने के लिए वो इतना बेताब हो रही है। मुझे भी सुबह से 10 बार कॉल्स करके टाइम पर पहुंचने का कह चुकी है। अजलान ने सर झटका था। इसी पर अजलान का फ़ोन बजने लगा। एक लम्हे, सिर्फ एक लम्हे के लिए इसने सड़क से नज़र हटाकर कप होल्डर में रखे अपने फ़ोन की स्क्रीन को देखा। अजलान, सामने देखो। आसिफ एकदम से चिल्लाया। अजलान ने फ़ौरन से ब्रेक पर पाँव रखा। गाड़ी एक झटके से रुकी। अगर वो इसी पल ब्रेक ना लगाता तो सामने से आती लड़की गाड़ी से टकरा जाती। अजलान ने विंडो स्क्रीन से बाहर का मंजर देखा। गाड़ी इस लड़की से टकराई नहीं थी, फिर भी वो सड़क पर गिर गई थी, इनकी गाड़ी के ऐन सामने। वो दोनों जल्दी से गाड़ी से बाहर निकलकर इस लड़की की जानिब लपके थे। हाय अल्लाह, मार डाला मुझे, मेरा पाँव। लड़की का सर झुका था। वो अपने पाँव पर हाथ रख के चिल्ला रही थी। अजलान और आसिफ ने आपस में नज़रों का तबादला किया। कहीं इसका पाँव तो नहीं टूट गया? आप ठीक तो हैं? आसिफ इसके सामने खड़ा परेशानी से पूछ रहा था। लड़की के दाएं जानिब एक मोटी सी बुक गिरी पड़ी थी। वो अभी अभी एक शॉप से निकल कर आई थी। इसने अपने पाँव से नज़र हटाकर सामने खड़े 2 आदमियों को देखा। एक शहद रंग आंखों वाला जिसके चेहरे पर परेशानी थी, और दूसरा नीली आंखों वाला। इसकी आंखें किसी समंदर की मानंद गहरी लगती थी, गहरी, सर्द। वो जैसे अपनी आंखों के सामने वाले को बर्फ कर देने की सलाहियत रखता हो। इसका चेहरा बेतासुर था। जोया जल्दी से अपने कपड़े झाड़ती खड़ी हुई और इन दोनों को घूरा था। अंधे हो क्या? अंधे होकर गाड़ी चलाते हो क्या? वो एकदम से चिल्लाई। आसिफ ने सुख का सांस लिया। वो खड़ी थी, मतलब कि इसका पाँव नहीं टूटा था। गुड। एक्सक्यूज़ मी, हम बिल्कुल ठीक से ड्राइव कर रहे थे। आप ही बगैर देखे ट्रक क्रॉस कर रही थी मैडम, अजलान ने इत्मीनान से कहा। ओह, तो आप अपनी गलती अब मेरे साथ डाल रहे हैं मिस्टर। वो इसका नाम लेने लगी, फिर इसे याद आया इसका तो इसे नाम ही नहीं पता। वट एवर। सीने पर बाजू लपेटे वो गुस्से से इन्हें देखते हुए बोली, देखो, अभी हम लड़ाई के मूड में नहीं हैं, खासकर एक लड़की के साथ तो बिल्कुल भी नहीं। आसिफ ने से सर तपाँव देखते कहा था। जोया के तो जैसे सर पर किसी ने डंडा दे मारा हो।
तुम खुद को समझते क्या हो? मैं लड़की हूँ तो तुम लोगों से डर जाऊंगी? मेरी एक बात कान खोलकर सुन लो मिस्टर्स, मैं भी जोया हूँ। उंगली से सीने पर दस्तक देते आसपास लोग अब इकट्ठे होकर तमाशा देख रहे थे। तुम दोनों को ऐसा सबक सिखाऊंगी कि याद रखोगे। जानते नहीं हो अभी तुम लोग मुझे। इसका तनफ्फुस भूल गया था, चेहरा सुर्ख हो गया था। ऐसा करते हैं, पहले कहीं बैठकर एक दूसरे का तारुफ करवा लेते हैं। ऐसे अगर हम जान भी जाएंगे ऐसे हम आपको जान भी जाएंगे। ये पेशकश आसिफ ने दी थी, मतलब कि वो इधर इतनी सीरियस बात कर रही थी और इसे मजाक सूझ रहा था। देख लूंगी मैं तुम दोनों को। जोया ने उंगली से इन दोनों की तरफ इशारा किया। अच्छा, इतनी हिम्मत है तुम में? अजलान अब आपसे तुम पर आ गया था, वो तो कदम आगे आया, दोनों बाजू सीने पर लपेटे इसके सामने खड़ा हो गया। जोया को इसके जिस्म से उठती क्लोन की महक अपने आसपास फैलती महसूस हुई थी। तुम्हें क्या लगता है तुम मुझे अपनी ये बड़ी बड़ी नीली आंखें दिखाकर डरा लोगे? उंगली से इसकी आंख की तरफ इशारा किया। अजलान ने कुछ कहने के लिए अपने लब खोले, मगर इससे पहले ही जोया का फोन बजने लगा। इसने आसपास नजर दौड़ाई तो इसकी नज़र अपने पर्स पर पड़ी, जिसमें रखा इसका फ़ोन बज रहा था। पर्स भी किताब के पास ही सड़क पर गिरा पड़ा था। वो नीचे बैठकर अब अपना पर्स और किताब उठा रही थी। कितने बेहिस लोग हो तुम, मेरी किताब भी गिरा दी। इंसानों की नहीं तो कम अज़ कम किताबों की ही इज्जत कर लिया करो। वो किताब पर से मिट्टी साफ करते बोली थी। फिर उठी, पर्स कंधे पर लटकाया, किताब को वापस शॉपिंग बैग में डाला और इन दोनों को देखा। हटो अब मेरे रास्ते से। इन दोनों के दरमियान से रास्ता बनाते गुजरती और कुछ फासले पर जाकर वो मुड़ी। वो दोनों अभी भी वहीं खड़े इसे देख रहे थे। जोया ने इनकी तरफ देखकर बुरा सा मुंह बनाया और कहती हुई आगे बढ़ गई। वो नज़र से ओझल हुई तो अजलान ने आसिफ की तरफ चेहरा मोड़ा, जो इसे देखकर मुस्कुरा रहा था। ये तुम्हें किसी बात पर ये तुम्हें किस बात पर इतनी हंसी आ रही है? सोच रहा हूँ कोई तो मेरे जैसा भी है इस दुनिया में, वो शौकी से बोला। मतलब मतलब ये कि मेरी तरह इस लड़की पर तुम्हारी बातों का कोई असर नहीं हुआ। मेरी तरह वो भी तुमसे नहीं डरती, इसका अंदाज महसूस होने वाला था। अगर तुम्हारी ये फजूल बकवास ख़त्म हो गई हो तो चले, हमें घर पहुंचना है। अजलान गुस्सा जब्त करते गाड़ी की जानिब बढ़ा था। जैसा तुम कहो मिस्टर वट। आसिफ ने बुलंद कहका लगाया था, जबकि अजलान इसे मुकम्मल नज़रअंदाज करता गाड़ी में बैठ गया था। आसिफ को भी से कुछ दिन तंग करने के लिए टॉपिक मिल गया था। इस पुरतैश ऑफिस में हर चीज़ अमीरी का मुंह बोलता सबूत थी। रिवॉल्विंग चेयर पर बख्तावर सामने लैपटॉप खोले बैठा था, जिस पर वो खटखट कुछ टाइप कर रहा था। हल्की सी दस्तक के बाद दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आई। बख्तावर ने लैपटॉप से नज़र हटाकर दरवाजे को देखा, जहां अरीज सरमत खड़ी थी। वो बख्तावर की मंगेतर थी। गुलाबी रंग की जीन्स और टॉप पहने, इसके शोल्डर कट गोल्डन डाई बाल और चेहरे पर हल्का सा मेकअप इसकी खूबसूरती को मज़ीद निखार रहा था। अरीज मुस्कुराती इसे देख रही थी। बख्तावर ने मुस्कुराते हुए लैपटॉप को बंद किया और अपनी जगह से खड़ा हुआ। वहाँ क्यों खड़ी हो? वो इस तक आया और इसके कंधे पर बाजू फैलाए इसीलिए कुर्सी की जानिब आया। इसके लिए कुर्सी खींची और बैठने को कहा। तुम भूल गए क्या? आज हमारा बाहर लंच करने का प्लान था और तुम अभी तक ऑफिस के कामों में ही बिजी हो। वो कुर्सी पर बैठते बोली थी। भूला नहीं था, बस एक ज़रूरी काम करना था। पर तुम फिक्र नहीं करो, मैं अब फ्री हूँ। बख्तावर ने कलाई में पहनी घड़ी को देखा। अरीज ने बगौर इसे देखा। वो आज कुछ परेशान लग रहा था। बख्तावर, अरीज ने इसके बाजू पर हाथ रखा। कुछ हुआ है क्या? नहीं, कुछ नहीं हुआ। आज बस कुछ काम ज़्यादा था तो इसीलिए शायद थक गया हूँ। अच्छा फिर ऐसा करते हैं, लंच का प्लान कैंसिल कर देते हैं, आज तुम रेस्ट करो। अरीज मुस्कुराई थी। वो इसके लिए हमेशा ही फिक्रमंद हो जाती थी। बख्तावर ने नफ़ी में सर हिलाया। हम अभी चल रहे हैं। वैसे भी मेरी सारी थकान तो तुम्हें देखने से ही दूर हो जाती है। वो आहिस्ता आहिस्ता इसके बालों में हाथ चला रहा था। महरीन का घर इसकी सोच से भी बड़ा था। नहीं घर नहीं, बल्कि इसे महल कहना बेहतर होगा। सफ़ेद महल के चारों अतराफ में वसी लॉन था और पीछे इस लॉन के गिर्द भी बड़ी बड़ी चार दीवारी थी। जोया पर जोया पर्स कंधे पर लटकाए पत्थर से बनी रवश पर चलती हुई सामने खड़ी महरीन और फजीला बेगम की तरफ आ रही थी। महरीन के चेहरे पर बड़ी सी मुस्कुराहट थी। वो इन दोनों तक पहुंची और इन्हें सलाम किया। फजीला ने इसे भींच कर गले लगाया। महरीन भी इसे यूं मिली जैसे बहुत सालों के बाद मिल रही हो। ये मैं तुम्हारी लिए लाई हूँ। जोया ने शॉपिंग बैग महरीन की तरफ बढ़ाया। थैंक यू जोया। महरीन ने इसके हाथ से बैग ले लिया। अच्छा बंदर तो लेकर आओ इसे, फजीला ने महरीन को डपटा था। महरीन ने जोया के बाजू में अपना बाजू डाला और इसीलिए घर के अंदर आ गई। ये पोइट्री बाहर मेरी की लिखी तरह हुई अंदर तो से भी नहीं घर है, की लेकिन मुझे खूबसूरती बहुत देखकर पसंद है। एक तो लहजा आपने को मुझे कमेंट में सांस रुक बताना है जाता कि था। आपको वो कैसी छोटे लगी। छोटे कदम पोइट्री उठाती सुनाओ। ये महरीन के पोइट्री साथ मेरी अंदर लिखी दाखिल हुई हुई। तो नहीं है, लेकिन मुझे सामने ही बहुत सोफे पर पसंद है। अब्बास तो खान आपने बैठे मुझे थे। कमेंट में सफ़ेद बताना है शलवार कि कमीज आपको में कैसी मलबूस लगी। स्याह बालों में बहुत से सफ़ेद चलते बाल हैं उड़ पोइट्री की गए थे। तरफ।
उम्र कोई 60 आपकी के ज़ात से करीब थी, वाबस्ता मेरी लतात मगर ख्वाहिशें खुद को हैं इस कदर जिन्हें फिट रखा मैंने था कि कभी अपनी नहीं उम्र से देखा, 10 साल मगर छोटे एक लगते ख्वाहिश थे। ऐसी इनकी थी शख्सियत में कि एक मैं अजीब चाहती ही थी रौब वो था। कभी हसरत वो ना ज़ोया बने, ने दूर से चाहे एक महसूस बार किया ही था। सही, ये मेरे मगर डैड मेरी हैं। इस ख्वाहिश की महरीन ने तकमील सरगोशी की करते जाए उसकी मालूमात और में इस इजाफा तरह से किया। कि ज़ोया ने जब इनके आप आएँ पास तो पहुंचते मेरे ही लिए सिर्फ सलाम किया। फूलों के गजरे लाएँ, वालेकुम जिनकी अस्सलाम बेटा, खुशबू में कैसी हैं आपकी आप? मोहब्बत इनकी रची हो। आवाज़ भी इनकी शख्सियत की आपका तरह लम्स शामिल रौबदार हो थी। इन मैं फूलों ठीक हूँ में अंकल। और फिर वो आप मुस्कुराई। मेरा हाथ अरे थामे बैठो अपने तो हाथों सही, से क्या खड़े खड़े ही मुझे सारी वो बातें गजरे कर लोगी? पहनाएं और मुझे महरीन ने इसका यकीन बाजू दिलाएं कि पकड़कर इसे सोफे देखो पर ना, बिठाया। मैंने खुद भी आपकी इसके इस अकब में ख्वाहिश ही की बैठ गई। वैसे तुम इतनी लेट क्यों आई? क्या बताऊं मेहरू, मैं बुक शॉप से तुम्हारे लिए किताब लेकर निकली थी कि सामने से दो अंधे गधों की तरह गाड़ी मुझसे टकराती टकराती रह गई। क्या बताऊं मेहरू, मैं बुक शॉप से तुम्हारे लिए किताब खरीद कर निकली थी कि सामने से दो अंधे गधों की गाड़ी मुझसे टकराते टकराते रह गई। जोया ने सर झटकते बताया था। इन दोनों की शक्लें एक बार फिर से आंखों के सामने आ गई थी। क्या बेटा, अंधे गधे? अब्बास साहिब ने नासमझी से इसे देखा था। फजीला भी इसे ही देख रही थी। हम आ गए। आवाज़ पर इन सब ने चौंक कर दरवाजे की जानिब देखा, जहां से आसिफ और अजलान अंदर दाखिल हो रहे थे। जोया की आंखें हैरत से फैल गई थी। इन दोनों ने भी जोया को नहीं देखा था, पर ये लोग यहाँ क्या कर रहे थे? महरीन मुस्कुराते हुए खड़ी हुई। आसिफ भाई, मैं कब से आप दोनों को कॉल्स कर रही थी, आपने मेरा फ़ोन क्यों नहीं उठाया? ओ, तो वो महरीन के भाई थे। महरीन के भाई जिनके साथ वो कुछ देर पहले झगड़ कर आई थी। नहीं नहीं, जोया ने अपना चेहरा झुकाया। अच्छा भाई, अब तो आ गए ना? अजलान ने इसके कंधे पर बाजू फैलाया। अब कितनी तमीज़ से बात कर रहे हैं, और मुझसे तो ऐसे बोल रहे थे जैसे 5 लोगों को कत्ल करके आया हो। जोया ने कड़कते हुए सोचा था। महरीन जल्दी से जोया की तरफ आई। इससे मिले, ये है मेरी बेस्ट फ्रेंड जोया, और तुम्हारे भाइयों की दुश्मन। महरीन ने को जोया को कोहनी मारकर, बहन शक्ल तो दिखाओ। जोया ने थूक निकली। चेहरा उठाकर ऊपर देखा। असलान और आसिफ के चेहरों से मुस्कुराहट गायब हुई थी। हेलो। जोया की आवाज़ कमज़ोर थी। जोया, ये मेरे भाई हैं, आसिफ भाई। शहद रंग की आंखों वाले मर्द की जानिब इशारा किया। और अजलान भाई, नीली आंखों वाला मर्द। जोया हल्का सा मुस्कुराई थी। तो आप हैं मिस जोया? अजलान ने इसके नाम पर जोर दिया। हमें तो तुमसे मिलने का बहुत इश्तियाक था। ये आसिफ था। बहुत सुना था मेहरू से तुम्हारे बारे में, ख़ास तौर पर तुम्हारे अच्छे इखलाक के बारे में। आसिफ बज़ाहिर बहुत खुशदिली से कह रहा था, मगर जोया इस बात में छुपे मतलब को अच्छे से समझ गई थी। मुझे भी आप दोनों से मिलकर बहुत खुशी हुई। मैंने भी महरीन से आपकी बहुत तारीफ़ें सुनी हैं, ख़ास तौर पर आपकी ड्राइविंग स्किल्स के बारे में। वो इस वक्त मासूमियत के सारे रिकॉर्ड तोड़ देना चाहती थी। महरीन के माथे पर बल पड़े। इसने कब इनकी ड्राइविंग स्किल्स की तारीफ़ की थी? इसने याद करना चाहा, पर अगर तारीफ़ की होती तो याद भी आता। अजलान और आसिफ ने आपस में नज़रों का तबादला किया। ये लड़की वाकई ही पीछे हटने वालों में से नहीं थी। वैसे ड्राइविंग से याद आया, आपको पता है भाई, महरीन अब अपने भाइयों की तरफ मुतवज्जा हुई थी। वो दोनों इनके सामने सोफे पर बैठे थे। अभी यहाँ आते वक्त दो अंधे गधे जोया के अंदर गाड़ी मारने वाले थे। महरीन संजीदगी से इन्हें बता रही थी। आसिफ एकदम से अपनी जगह से उछला। ओ, अंधे गधे। अजलान ने गधे को कुछ ज़्यादा ही खींच डाला। पर बेटा, तुमने बताया नहीं वो थे कौन? फजीला ने पूछा। अजलान और आसिफ दोनों जांचती निगाहों से जोया को देख रहे थे, जो कभी महरीन तो कभी इन दोनों को देखती थी। वो सब इसके जवाब के मुंतजिर थे। आंटी, वो कुछ कहने के लिए अल्फाज तलाश कर रही थी। कैसे बताती इनको कि वो अंधे गधे कोई और नहीं बल्कि इनके ही बेटे थे। इसी पल 2-3 मुलाजिम अंदर दाखिल हुए। चाय और दीगर लवाजमात टेबल पर रखते वो वापस चले गए। सद शुक्र, इतने में महरीन और फजीला किसी और बात की तरफ मुतवज्जह हो गई थी। वहाँ बैठे अजलान की सद निगाहें इसके चेहरे पर जमी थी। आसिफ अब्बास साहिब से कोई बात कर रहा था। जोया ने फौरन ही कोई बात सोची जो फिलहाल इसके अंदर फैलती टेंशन को ख़त्म करने में मददगार साबित हो। तुम कल यूनिवर्सिटी आओ मेहरू। दिमाग में पहली बात यही आई। महरीन पूरी की पूरी इसकी तरफ घूमी थी। जोया, कल संडे है। ओह हाँ, मैं भूल गई थी, कल तो संडे है। वो मुस्कुराने की कोशिश कर रही थी, मगर नाकाम हो रही थी। असलान की नज़रें से उलझा रही थी। महरीन ने इसकी अंदरूनी कैफियत से बेखबर सामने रखा कप को उठाकर इसे थमाया था। जोया ने चाय के 1-2 घूंट अंदर उतारे, फिर कप सामने रखा, अपना पर्स उठाया और उठ खड़ी हुई। सबकी गर्दनें इसकी तरफ मुड़ी थी। मुझे अब चलना चाहिए। क्या? मगर अभी तो तुम आई हो। महरीन भी खड़ी हो गई थी। वो क्या है ना, अम्मा को रात होने से पहले वापस आने का कह कर आई थी, और तुम तो जानती हो अगर मैं जल्दी घर नहीं गई तो वो परेशान हो जाएंगी। जोया ने बहाना गढ़ा था। पर बेटा, थोड़ी देर तो बैठे।
ऐसे ही कुछ खाए पिए बगैर कैसे जा सकती हो? जी आंटी, मैं ज़रूर बैठ जाती, मगर बात एक्चुअली ये है कि आज घर पर कुछ मेहमान आने वाले हैं, तो मेरा जाना ज़रूरी है। मैं तो आज भी नहीं आ रही थी, फिर सोचा अब मेहरू ने कहा है तो थोड़ी देर के लिए चली जाती हूँ। फ़ौरन ही एक और बहाना बनाया। वो पूरी तरह से फ़ज़ीला की तरफ मुतवज्जा थी। आसिफ़ और अज़लान की तरफ गलती से एक निगाह भी नहीं डाली थी। ठीक है, मगर जब अगली दफ़ा आओगी तो पूरा दिन इधर ही ठहरना होगा। फ़ज़ीला ने प्यार करते हुए इसे अपने साथ लगाया। श्योर आंटी। वो मुस्कुराते हुए इनसे अलहदा हुई, अब्बास साहिब को खुदा हाफिज़ कहा और दरवाजे की तरफ बढ़ गई। इन दोनों को तो यूँ नज़रअंदाज किया जैसे वो यहाँ हो ही ना। महरीन इसे दरवाजे तक छोड़ने के लिए साथ ही आई थी। अच्छा जी, यहाँ पर एपिसोड 1 ख़त्म होती है। अगर आपको ये एपिसोड अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मुझे तो ये एपिसोड बहुत अच्छी लगी और ये नावल भी बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि इसमें बहुत सारे किरदार हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि नेक्स्ट एपिसोड भी आपको ईज़िली मिल जाए तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, अपना ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।